अंदर से हम टूटे टूटे फिर भी बाहर जुड़े हुए हैं। कभी दोबारा पढ़ लेना तुम, हम तो कागज मुड़े हुए हैं। जनपद में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और 6 पर कड़ा मुकाबला है। योगी जी को लेके छत्री उत्साहित दिखता है, तो स्थानीय प्रतिनिधि जो भाजपा के हैं, जो राज्य मंत्री हैं, उनसे व्यक्तिगत दोनों वर्ग ही असंतुष्ट चल रहे हैं। लेकिन जो छत्री वर्ग का मतदाता है, वह भी मंत्री जी की खिन्नता से जहानाबाद की, तो जहानाबाद में जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, वहीं साध्वी निरंजन ज्योति जो केंद्र में मंत्री हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव में लगी है। बेरोजगार लड़कों के लिए कहीं न कहीं उनको निराशा आई, चाहे वो कोरोना काल के चलते रहा हो, चाहे वो सरकार की नीतियों के चलते रहा हो। सरकार यद्यप बड़े रोजगार देने का दावा करती है, लेकिन बेरोजगारी इतनी बड़े पैमाने पे है कि वो बेरोजगार युवकों को संतुष्ट नहीं कर पाई। याद हमारी कर लेते हो, कहते मात्र तुम्हारे दम पर हम चुनाव में खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो अन्ना जानवर है यहाँ का। दूसरे बेरोजगारी और महंगाई को लेके भी है। जिस तरीके से बेतहाशा वृद्धि है डीजल पेट्रोल की, गैस के दामों की। विपक्ष का शाश्वत मुद्दा रहा है महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। देश की आज़ादी से लेकर आज तक विपक्ष के ये 3 मुद्दे तो निश्चित रहे। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए जो चौथे चरण का मतदान होना है, उसके लिए आज से प्रचार प्रसार थम जाएगा। मैं इस समय फतेहपुर में हूँ और फतेहपुर का समीकरण जानता हूँ। जातीय समीकरण जानने के लिए हम कुछ अपने जात वालों से बात करते हैं। हमारे साथ जिले के वरिष्ठ पत्रकार के.एस. चतुर्वेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भदौरिया जी हैं और त्यागी जी, सीबी सिंह त्यागी जी हैं। इन सबसे चर्चा करते हैं कि क्या कहता है जिले का समीकरण, क्या कहता है जातीय समीकरण और किस हिसाब से जो है लोग किसको जो है पसंद कर रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं के.एस. चतुर्वेदी जी से। जी चतुर्वेदी जी, क्या कहते हैं जिले की समीक्षा? देखिए, चुनावी समीक्षा की बात की जाए तो जितना जो दिख रहा है या जो मैं देख पा रहा हूँ, उसके अनुसार कि जनपद में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और 6 पर कड़ा मुकाबला है। सीधे-सीधे जहाँ ये लगता था कि पहले त्रिकोणीय संघर्ष होता था या चतुष्कोणीय होता था, तो एक आध विधानसभा क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, तो सीधे-सीधे जो पोलराइजेशन है, वो मतदाता 2 भागों में सीधे बँटा हुआ है। एक तरफ समाजवादी पार्टी है, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दल भाजपा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस जनपद को अगर देखेंगे तो यहाँ सपा जो भी कुछ पाएगी तो उसे पाना है, उसका कोई नुकसान नहीं, वो गंवा नहीं रही है। लेकिन भाजपा का सब कुछ दांव पे है कि जहां वो 6 की 6 सीटें उसके खाते में थी, जिसमें से 2 प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी हैं अभी भी, तो उनमें से अगर भाजपा कुछ भी लूज कर रही है तो वो भाजपा का सीधा नुकसान होगा। बाकी मतदाता 2 खानों में सीधे-सीधे बँटा हुआ है और 6 में कड़ी टक्कर, मैं जहाँ तक मान रहा हूँ कि 6 में भाजपा को कड़ी चुनौती मिल रही है। जी अजय भदौरिया जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, चुनाव को लेके मैं चतुर्वेदी जी की बात से काफ़ी कुछ सहमत हूँ। 6 विधानसभाएं हैं और 6 विधानसभाओं में सीधे मुकाबले हैं, लेकिन इन मुकाबलों के बीच में कुछ ऐसी भी विधानसभाएं जहां एक तो त्रिकोणी में जा रहा है, तो दूसरी जगह कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल को और कहीं सपा को भी जो अन्य पार्टियों के प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जो रोचक मुकाबला ये है कि कुल मिलाकर चुनाव 2 ही पक्षों में जाएगा। डिवाइड हो रहा है, मतदाता पोलराइज हो रहा है और पोलराइजेशन में 2 बिंदु आ रहे हैं। एक तरफ सत्ताधारी दल के लिए जो मुफ्त राशन योजना काम कर रही है, तो वहीं सत्ताधारी दल के लिए अन्ना जानवर बड़ी मुसीबत दिख रहे हैं। ये ऐसा जो इस जिले का रुझान है, इस जिले की जनता के जो बीच की समस्याएं हैं वो ये आ रही हैं। तो हम सीधे ये कह सकते हैं कि अगर हम जहानाबाद विधानसभा को छोड़ दें तो सीधे 5 विधानसभाओं में भाजपा और सपा का ही कड़ा मुकाबला है और उसमें सपा कितना फ़ायदा उठा पाती है और भाजपा अपना नुकसान होने से कितना बचा पाती है, उसके लिए मात्र 48 घंटे बचे हैं। मात्र 48 घंटे बचे हैं। हमारे साथ सीबी सिंह त्यागी हैं, उनसे बात करते हैं। जी त्यागी जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है? जनपद की 6 सीटों में अलग अलग प्रकार के मुद्दे हैं, अलग अलग प्रकार के जातीय समीकरण हैं और अलग अलग प्रकार की प्रत्याशियों के लिए चुनौतियां हैं।
जी। अगर हम बात करें जहानाबाद की, हम्म। तो जहानाबाद में जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, जी। वहीं साध्वी निरंजन ज्योति जो केंद्र में मंत्री हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव में लगी है। जी। जहानाबाद में दो पटेल प्रत्याशी हैं, जी। उनके बीच पटेल मतों के विभाजन का हम्म। असर कितना पड़ेगा, कितना विभाजन हो पाएगा, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा। हम्म। जहानाबाद में निषाद, मुस्लिम हम्म। और पटेल विशेष रूप से हम्म। इनकी बहुलता है, लेकिन जहानाबाद में ब्राह्मण जो मतदाता है, हम्म। वो काफ़ी कुछ चुनाव के परिणामों को बदलने में सक्षम दिखता है। अब जहाँ बसपा कैंडिडेट हैं, उनको कितना ब्राह्मण मत मिलता है, यह देखने वाली बात होगी। और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को कुर्मी मतों जी। में उनकी कितनी भागीदारी मिलती है, यह मुस्लिमों के साथ कुर्मी मतों का जोड़ और प्लस यादव और समाजवादी पार्टी के जो अन्य जातियों से जो छिटपुट वोट मिलते हैं, उनका ध्रुवीकरण कितना उनके पक्ष में जाता है, ये देखने वाली बात होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए जो क्षत्रिय ब्राह्मण और एंटी कुर्मी जो वहाँ पर विशेष रूप से एक ट्रेंड देखा जाता है, तो उन वोटों के मिलने से कितना कुछ फायदा मिल पाता है, ये आने वाला समय बताएगा। आने वाला समय बताएगा। इसके बाद हम जो है इन लोगों से जानना, एक एक विधानसभा का विश्लेषण करेंगे। चतुर्वेदी जी से हम पूछना चाहते हैं कि सदर की जो स्थिति है, एक जातीय समीकरण जो कहता है, क्या कहता है समीकरण? देखिए, मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि सदर विधानसभा क्षेत्र में लगातार 2 बार से भाजपा के विक्रम सिंह 2 बार लगातार जीतते रहे। जी। दोनों चुनाव में अगर मैं कहूं कि उन्हें दोनों चुनाव में एक तरीके से क्लीन स्वीप मिला था और उन्हें किसी बड़ी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। जी। इस बार के विधानसभा चुनाव में जो दिखाई दे रहा है कि पहली बार भाजपा को ये कड़ी चुनौती मिल रही है। जी। उस कड़ी चुनौती की स्थिति ये है कि क्योंकि विधानसभा के परिसीमन में भी कुछ बदलाव हुआ, तमाम नए गांव जुड़ गए हैं। जहां शहरी इलाका ज़्यादा था, ग्रामीण इलाके भी जुड़े, उसका भी एक फर्क आएगा। और जिस तरीके से मतदाताओं का जो है एक तरफ से वो बंट गया है, मतलब सीधे सीधे दिखाई देता है कि कौन किसकी तरफ जा रहा है और कौन किसकी तरफ जा रहा है, उसका नुकसान भी जो है भाजपा को उठाना पड़ सकता है। जहाँ तक भाजपा के प्रतिबद्ध वोटरों की बात है कि जो भाजपा का मतदाता माना जाता था, जो वर्ग माना जाता था, मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि उसमें बड़ा नुकसान भाजपा नहीं उठा रही है। जितनी भी जातियां, अगर उनका नाम लिया जाए या ना लिया जाए, जो जातियां भाजपा के खाने में पहले थीं, किसी का व्यक्तिगत इशू हो सकता है कि मान लीजिए 2 बार कोई आदमी लगातार विधायक रहता है तो उससे कुछ नाराजगी जनता में हो सकती है, तमाम लोगों की अपेक्षाएं होती हैं, स्वाभाविक है कि सब पे पूरा नहीं हुआ जा सकता है, तो वो नाराजगी हो सकती है। लेकिन जितनी जातियां जो भाजपा की प्रतिबद्ध वोटर मानी जाती थी, मेरा मानना है कि उसमें बड़ा नुकसान नहीं है भाजपा को, वो आज भी हैं। लेकिन कुछ न कुछ सत्ता का लगातार सत्ता होने का नुकसान होगा, कुछ ऐसा नुकसान होगा कि जिनकी अपेक्षाएं नहीं पूरी हुई, कुछ लोगों के व्यक्तिगत इशूज हो सकते हैं, उसका नुकसान होगा। और जो पूरे प्रदेश में एक सीधी टक्कर दिख रही है समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच, तो वही स्थिति यहाँ भी बन रही है। ठाकुर बनाम ब्राह्मण का एक जो है वो ट्रेंड चल रहा है, क्या लगता है कितना फैक्टर ये काम करेगा यहाँ पर? देखो, जो मेरा मानना है कि ब्राह्मण किसी जमाने में कांग्रेस का प्रतिबद्ध वोटर हुआ करता था, ब्राह्मणों को ये माना जाता था कि ब्राह्मण कांग्रेस पार्टी का वोटर है। लेकिन जब से वो हालात बदले, जब से कांग्रेस पार्टी नीचे गई, कांग्रेस का ग्राफ नीचे गया, तो उसके बाद से लगातार आप देखेंगे कि ब्राह्मण जो है वो भाजपा की तरफ शिफ्ट कर गया। इस जनपद में अगर बात करें तो जनपद में की स्थिति ये थी कि ब्राह्मणों को पिछली बार भी टिकट नहीं मिला था और इस बार भी ब्राह्मण बड़ी उम्मीद में लगाए था इस जनपद की, उसे कहीं न कहीं से उसके वर्ग का कोई प्रत्याशी आएगा। लेकिन वो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने किन परिस्थितियों में नहीं दिया, वो उनका अपना विषय है। तो वो एक निश्चित तौर पे ब्राह्मणों के बीच में ये बात थी और है भी कि हमें जो है हमारा प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है, हमें मौका नहीं दिया जा रहा है हमारे वर्ग को। तो एक नाराज़गी तो ब्राह्मणों में उस बात की ज़रूर है, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। यहाँ फ़र्क ये है कि वो नाराज़गी कैंडिडेट से नहीं है, वो भाजपा को लेकर के है, लेकिन यह नाराज़गी वोट में तब्दील होगी,
यह नाराजगी वोट में तब्दील होगी कि ब्राह्मण भाजपा को वोट नहीं करेगा, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता है। नाराजगी तो हो सकती है, जी। लेकिन क्योंकि वो विकल्प के रूप में किसी और को आज पकड़ लेगा, ऐसा मुझको नहीं दिखाई देता है। हो सकता है कि कुछ मतदाता इधर से उधर हों, लेकिन उसका बड़ा इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है कि बड़ी संख्या में ब्राह्मण मतदाता शिफ्ट करेगा कहीं बड़ा और। इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता है। हम हमारे साथ जो अजय भदौरिया जी हैं उनसे जानते हैं। हुसैनगंज की अगर बात करें तो इस समय हॉट सीट बनी हुई हुसैनगंज। काफ़ी जो है जद्दोजहद है और जो है वहाँ पर कई जो है मुद्दे उठाए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे हुसैनगंज की जातीय समीकरण को लेकर? देखिए, हुसैनगंज की जाति स्थिति ये है जातिगत मतदाताओं की कि वहाँ पे दो बिरादरी का बाहुल्य है। एक तो वहाँ यादव मतदाता बाहुल्य है और दूसरे नंबर पे वहाँ मौर्य आता है। हम सामान्य वोटों की बात करें तो वहाँ क्षत्रिय और ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या कम है और उस पे भी अगर योगी जी को लेके क्षत्रिय उत्साहित दिखता है तो स्थानीय प्रतिनिधि जो भाजपा के हैं, जो राज्य मंत्री हैं, उनसे व्यक्तिगत दोनों वर्ग ही असंतुष्ट चल रहे हैं और ऐसे वर्ग में और उनको सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा रहा है वो कांग्रेस का प्रत्याशी, जी। ब्राह्मण प्रत्याशी कांग्रेस ने हुसैनगंज में दिया और ब्राह्मण होने का उसको सजाती लाभ तो मिल ही रहा है, लेकिन जो क्षत्रिय वर्ग का मतदाता है वह भी मंत्री जी की खिन्नता से वो उसमें कुछ सपा की ओर चल रहे हैं, सपा के खुलेआम प्रचार करते देखे जा रहे हैं और उनका कुछ 10-5% हिस्सा कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ भी रुझान दिखता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो गरीब तबके का है, क्योंकि हुसैनगंज विधानसभा के कुछ एक बार मैं गया था आज के 10 दिन पहले, तो जो गरीब तबके का मतदाता है वो वहाँ पे फ्री राशन की बात करता है, तो उसका रुझान ये लगता है कि नहीं वो जाएगा। लेकिन वहाँ पे अब जो भाजपा का स्थानीय प्रत्याशी है, जो राज्य मंत्री हैं, वो अपना डैमेज, खुद का किया हुआ डैमेज कितना कंट्रोल कर पाते हैं, ये एक मुश्किल सवाल है उनके सामने। और ऐसी स्थिति में वहाँ जो दिख रहा है वहाँ का भी आसार भाजपा को नुकसान उठाने की ओर संकेत कर रहे हैं, ये स्थिति है। तो भाजपा को नुकसान उठाने की बात जो है ऐसा बता रहे हैं अजय जी। सीबी सिंह त्यागी हमारे साथ हैं। ये बताइए कि साया की अगर हम बात की जाए तो इस समय जो है बिशंबर निषाद वहाँ पर हैं। बिशंबर निषाद सपा से जो है कैंडिडेट हैं, तो पूर्व में यहाँ के जो है सांसद रहे हैं, तो क्या लगता है आपको क्या गणित होगा यहाँ का? देखिए, अयासा जो सीट है जी। वो मुख्यतया निषाद, क्षत्रिय, ब्राह्मण बहुल सीट है। उसमें जो प्रत्याशी, सपा प्रत्याशी है, वो 25 साल पहले यहाँ से लोकसभा सांसद चुनकर गए थे और 25 साल के बाद फिर वो अचानक विधानसभा चुनाव में आए हैं, तो प्रत्याशी का कोई ग्लैमर लोगों में दिखता नहीं है। रही बात, ये पूरा चुनाव स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों से हटकर जातिवाद पर आकर टिक गया है। अगर केवल मुफ्त राशन का लाभ लोगों को उसका असर अलग कर दिया जाए और अन्य जानवरों से, सरकार से जो लोग नाराज हैं उनको अलग कर दिया जाए, तो पूरी तरह से ये चुनाव अयासा में जातिगत समीकरणों के आधार पर आ गया है और निषाद जाति का जो लाभ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मिलना चाहिए वो लाभ मिलता नहीं दिख रहा है। उसके पीछे शायद केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का प्रभाव उनकी अपनी बिरादरी में देखा जा रहा है, जो भाजपा से केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी को मुस्लिम मतों का और यादव मुस्लिम गठजोड़ जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता दिख रहा है। निषाद, सवर्ण जातियां और जो दलित जातियां हैं, चूंकि वहां पर बसपा का कैंडिडेट बहुत कमजोर स्थिति में है, इसलिए बसपा के जो वोट हैं वो भी अधिक मात्रा में भाजपा की तरफ जाते दिख रहे हैं। इसलिए वहां कोई बहुत बड़ा संघर्ष नहीं दिख रहा है। हालांकि लड़ाई में सपा भाजपा ही है, बसपा को लड़ाई से बाहर ही माना जा रहा है, दिखाई दे रही है, लेकिन सपा और भाजपा के बीच भी बहुत बड़ा संघर्ष नहीं दिख रहा है। जातीय समीकरण को लेकर के अयासा में सपा बहुत कमजोर स्थिति में दिखाई दे रही है। तो सपा बहुत कमजोर स्थिति में दिखाई दे रही है। आगे हम खागा सुरक्षित सीट की बात करते हैं चतुर्वेदी जी से।
क्या लगता है खागा का समीकरण क्या कहता है? पूर्व डीआईजी जो है वो भी यहाँ पर हैं, अपना जो है वो भी बता रहे हैं। क्या जी। लगता है उनका भी कुछ असर पड़ेगा इसमें? देखिए, निश्चित तौर पर ये समाजवादी पार्टी जो है कि अच्छी लीड कर रही है, अच्छी लड़ाई में दिखाई दे रही है पूरे प्रदेश में, तो हुँ। ये कह देना कि डीआईजी का कोई असर नहीं दिखाई पड़ेगा, सरासर गलत है। जी। और एक बड़ी बेल्ट है वहाँ जो है कि जहाँ पर निषाद बिरादरी पाई जाती है, दूसरी अन्य जातियाँ हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ पोल करती दिखाई दे रही हैं। हुँ। तो वो निश्चित तौर पर जो कृष्णा पासवान जिनकी लड़ाई ये मानी जाती थी अब तक की एक तरफ़ा थी। जी। ये माना जाता था कि भाजपा के लिए सबसे सुरक्षित जगह अगर कोई है तो वो कृष्णा पासवान की है। वो हालात नहीं है। हुँ। वहाँ भी समाजवादी पार्टी कृष्णा पासवान जो भाजपा की प्रत्याशी हैं उनको कड़ी टक्कर दे रही है। जी। अब ये है कि जीत हार किसकी होती है ये 10 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जहाँ तक चुनौती है तो चुनौती निश्चित तौर पर वहाँ कृष्णा पासवान को डीआईजी की तरफ से मिल रही है। हुँ। ये है कि 2 बार से लगातार वो क्या लगातार नहीं, हुँ। लगातार 3 बार 3 लगभग। बार विधायक रह चुकी हैं। जी। उनका भी एक वोटर है, वहाँ एक वर्ग है ऐसा है जो कृष्णा पासवान के साथ खड़ा रहता है हर चुनाव में। हुँ। तो वो कम से कम जो है उनके साथ ही दिखाई दे रहा है इस बार भी। हुँ। लेकिन सबसे बड़ा एक फ़र्क जो आया है मैं वो बताना चाहूँगा कि वो फ़र्क केवल एक विधानसभा का नहीं है। जैसे हर बार के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा फैक्टर हुआ करती थी। हुँ। एक बड़ा मतदाता वर्ग था जो उनके पास उनके खाने में था और उनको पोल करता था। हुँ। ये पहला चुनाव ऐसा होने जा रहा है बहुजन समाज पार्टी के उदय के बाद से अब तक का, जी। कि जिसमें बहुजन समाज पार्टी मैदान में कहीं लड़ाई में नहीं दिखाई दे रही है। इक्का-दुक्का विधानसभा क्षेत्रों की बात नहीं करता हूँ। तो सबसे बड़ा एक जो फैक्टर आएगा वो पूरे प्रदेश में आएगा, वो फतेहपुर में भी उसका आना तय मानिए कि जो बसपा का प्रतिबद्ध वोटर था, हुँ। जो अब तक बसपा को पोल कर रहा था और वो इस बार साफ दिख रहा है कि उतनी बड़ी संख्या में बसपा की तरफ नहीं लेकिन जा रहा बसपा है। के वोटर की अगर हम तो बात वो करें तो वोट कहाँ जा रहा 1 मिनट रोकना चाहूँगा आपको कि बसपा के वोटर की जितनी बात करें कि जो 22% 23% वो वोटर तो उनके साथ हमेशा बना रहा। हुँ। ये हमेशा देखी गई है। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि जो है बसपा के वोटर साइलेंट हैं, हो सकता है कि वोट ज़्यादा हो जाए। नहीं, इस बार जैसे मायावती जी के कुछ बयानात भी ऐसे हैं जो उनके भ्रमित करते हैं उनके खुद के मतदाता को। जी। हाँ, अभी हुँ। जैसे हाल में ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को वोट करते ही मत करना, या ऐसे कुछ बयान आए हुँ। कि जिससे उनका वोटर दिग्भ्रमित हुआ है। जी। और वो जो वोटर जो बसपा से इस बार बसपा को पोल नहीं कर रहा है, तमाम जो वो जातियाँ थीं, जी। एससी, एसटी वाली जो है, जो हुँ। दलित वर्ग में आने वाली तमाम जातियाँ थीं, उनमें से 1-2 जाति विशेष को छोड़ दिया जाए तो इस बार वो लगता है कि वो मायावती के खेमे में नहीं जा रही। अगर वो मायावती जी के खेमे में नहीं जा रही हैं, फिर कहाँ उनका वोट आने जा रहा है? अगर वो समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है, तो निश्चित तौर पर सपा का कैंडिडेट प्लस करेगा। और अगर वो भाजपा के खेमे में आ रहा है, हुँ। तो भाजपा को जो भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, कहीं न कहीं सत्ता की नाराज़गी से, अन्ना जानवरों की नाराज़गी से, वो उसकी भरपाई कर जाएगा। ये बड़ा सवाल है कि आखिर वो वोट कहाँ शिफ्ट कर रहा है? खागा जहाँ में शिफ्ट करेगा। ओम प्रकाश गुइहार भी हैं, गुइहार के बड़े नेता माने जाते हैं। जी। कितना असर जो है दिखाई पड़ता है उनका? देखिए, जिस तरीके से बिहार निश्चित तौर पे अच्छी लड़ाई लड़े वहाँ, और बिहार का व्यक्तिगत जो है वो मतदाताओं की पसंद बिहार रहे हैं। हुँ। लेकिन जो कांग्रेस का ग्राफ जिस तरीके से नीचे गया, उसे ये कह लें कि बिहार उठा ले जाएँगे या कोई प्रत्याशी उठा ले जाएगा। प्रत्याशी अपने बल पर जीत दर्ज कर सकता है, लेकिन कांग्रेस के बल पर जीत दर्ज कर पाना हुँ। आज बहुत मुश्किल का काम है। हुँ। कांग्रेस लड़ाई में है, मैं ये नहीं कहता कि वो लड़ाई से बाहर है, हुँ। लेकिन जो सीधा मुकाबला दिखता है, हुँ। वो सीधे-सीधे समाजवादी पार्टी और भाजपा की तरफ। सीधा मुकाबला जो दिखता है वो समाजवादी और भाजपा की। हम जहानाबाद विधानसभा की बात करते हैं, जहानाबाद में तो अलग ही वहाँ पर गणित चल रही है, आपका क्या विश्लेषण है उसमें? देखिए, जहानाबाद में सीधे तौर पर त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है। जी। ये सही है कि कुर्मी बिरादरी से ही सपा के भी प्रत्याशी हैं और कुर्मी बिरादरी से ही भाजपा के प्रत्याशी हैं। जी। लेकिन भाजपा के प्रत्याशी हैं वो बिंदकी विधानसभा के मूल निवासी हैं और उनका पूरा राजनीतिक कैरियर बिंदकी विधानसभा में था। जी। अब जहानाबाद में वो कितना असर डाल पाते हैं, अपने उस का लाभ ले पाते हैं, हुँ। तो उन्हें जो मैं ये कहूँ कि कुर्मी मतों में बँटवारा तो कर ही रहे हैं, बँटवारा हो रहा है, लेकिन भाजपा का हुँ। परंपरागत वोट हुँ।
और अगर पूरी तरीके से जैसे पहले पिछली विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ एक माप हुआ था, वो माप वो वेब तो दिख नहीं रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से सपा कैंडिडेट को अपने सजाती मतों से नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन वहाँ जो निषाद बिरादरी का मतदाता है वो दो धड़ों में दिखता है। अगर वो सीधे पूरा का पूरा मतदाता भाजपा खेमे में जाता है तो निश्चित तौर से भाजपा का पलड़ा भारी होगा। अगर वो सपा के खेमे में जाता है किसी अपने नेता से प्रभावित होके, तो फिर वहाँ सपा का पलड़ा भारी हो जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद जो एक मतदाता है सामान्य कास्ट का, सामान्य कास्ट में वहाँ बसपा प्रत्याशी ने अपनी अच्छी पकड़ मजबूत कर दी है, और उसको देखते हुए वहाँ का जो बसपा का दलित वर्ग है वो कम बिखराव करता हुआ दिख रहा है। वो बसपा प्रत्याशी की मजबूती को लेके उत्साहित दिखता है, क्योंकि बसपा प्रत्याशी वहाँ ब्राह्मण समाज से हैं, तो ब्राह्मण समाज के साथ उनको अन्य बिरादरियों का भी अच्छा लाभ मिल रहा है। तो इस तरीके से उस विधानसभा का मुकाबला बड़ा रोचक हो गया है। निर्णायक कौन जाति हो सकती है वहाँ पर? निर्णायक वहाँ पे अब सपा के साथ मुस्लिम भी अगर जुड़ रहा है और निषाद जुड़ रहा है तो मुस्लिम वहाँ निर्णायक साबित हो जाएगा। अगर वो भाजपा के खेमे में जाता है तो निषाद फिर भाजपा की नैया पार कराने में निर्णायक साबित हो सकता है। ये स्थिति है वहाँ की। तो ये स्थिति इन्होंने बताई कि जहानाबाद में क्या स्थिति रही। मैं बिंदकी की बात करता हूँ, आखिरी जो है विधानसभा है, बिंदकी का क्या कहता है जाति समग्र? देखिए, बिंदकी मूलतः ये कुर्मी, छत्री और ब्राह्मण बहुल सीट है, और बिंदकी में जो सबसे बड़ी बात है वो अभी जो ओवैसी आए और ओवैसी ने जो मुस्लिमों को की सभा की और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के विरुद्ध मुस्लिमों को उकसाया, उससे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को कुछ नुकसान हो सकता है। वास्तव में देखा जाए तो बिंदकी में जो सर्ववैश्य हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो क्षत्रिय हैं, उनका रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर देखा जा रहा है, और समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों और यादवों के वोट का सहारा है। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट मुस्लिमों में विभाजन यदि हुआ तो बहुत कमज़ोर स्थिति में पहुँच जाएगा, और मुस्लिमों के ध्रुवीकरण के साथ वहाँ पर यदि उसको चूँकि कांग्रेस से एक क्षत्रिय कैंडिडेट अभिमन्यु सिंह हैं, तो अगर ठाकुरों के वोटों का बंटवारा हो गया और ब्राह्मण वोट में भी कांग्रेस प्रत्याशी ने कुछ सेंधमारी कर दी, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। लेकिन बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मुस्लिम कितना बदली हुई परिस्थितियों में ओवैसी के आने के बाद मुस्लिमों का कितना अधिक से अधिक समर्थन समाजवादी पार्टी को मिलता है, प्लस यादवों का समर्थन मिलता है। जो 4% वहाँ यादवों के अलावा जो अन्य पिछड़ी जाति जो समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई मानी जाती हैं, उनका समर्थन मिलता है, तो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट की स्थिति सुधर सकती है। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी वहाँ मुस्लिमों के मत विभाजन के चलते और सवर्णों तथा ये जो मुफ्त राशन योजना है, इसकी वजह से जो गरीबों का वोट मिलेगा, उसकी वजह से प्लस कर सकते हैं। मुद्दों की जहाँ तक बात की जाए, इस बार के चुनाव में जो मुद्दे हावी रहे, जो मुद्दों की बात की जाती है, उन मुद्दों की बात कर सकते हैं। कम समय है हमारे पास, कम समय में बताइए कौन कौन से मुद्दे इस बार हावी रहे? देखिए, मुद्दा अगर बात करेंगे तो फतेहपुर जनपद की बात करता हूँ। बुंदेलखंड से लगा हुआ जनपद है ये। शहरी इलाके से लेके गांव तक, आप शहर में निकल जाइए, किसी चौराहे पे आपको अन्ना सांड और गाय टहलती दिख जाएंगी। और जब शहर के हालात हैं तो गांव का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो ग्रामीण इलाके में है, जो मेरा मानना है कि वो एकमात्र मुद्दा है अन्ना जानवरों का। किसान जिस तरीके से परेशान है अन्ना जानवरों को लेकर के, वो बड़ा इशू है। बेरोजगार लड़कों के लिए कहीं ना कहीं उनको निराशा आई, चाहे वो कोरोना काल के चलते रहा हो, चाहे वो सरकार की नीतियों के चलते रहा हो। सरकार यद्यप बड़े रोजगार देने का दावा करती है, लेकिन बेरोजगारी इतनी बड़े पैमाने पे है कि वो बेरोजगार युवकों को संतुष्ट नहीं कर पाई। तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, युवकों में नाराजगी उसकी साफ साफ देखी जा सकती है।
इसके अलावा तमाम लोकल मुद्दे हैं कि जहाँ सड़कें खराब होंगी। ग्रामीण इलाकों में तमाम सड़कों का बड़ा दावा किया जाता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में तमाम जगहों पे भी आप जमुना बेल्ट की तरफ चले जाइए, इधर गंगा बेल्ट की तरफ चले जाइए, तमाम गाँव की सड़कें ऐसी हैं कि जिन पर जो है आज भी आप 4 पहिया लेके घर तक पहुँचना आसान नहीं है। जी। वो एक बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ी बात ये रही है कि ये जनपद गंगा और जमुना 2 नदियों के घिरा हुआ है और अवैध बालू खनन, अवैध मोरंग खनन, यह भी यहाँ एक बड़ा मुद्दा रहा करता था। तो निश्चित तौर पे उस बेल्ट के मतदाताओं को ये मुद्दे भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जिसकी आजीविका उन्हीं खनन पर निर्भर करती है, उन्हीं से काम चलती है। तो वह भी कम से कम जिस तरीके से जनपद पहले था कि जनपद स्तर के लोग खनन में काम कर ले जाते थे, आज बड़ी कंपनियों का पूरी तरह से है, छोटे कारोबारी पूरी तरह से बाहर हो गए हैं। तो वह भी एक निराशा है। तो वह भी एक निराशा है। अजय भदौरिया जी हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइए, आपके हिसाब से कौन से मुद्दे हावी रहे इस बार? देखिए, मुद्दे तो सबसे बड़ा मुद्दा तो अन्ना जानवर है यहाँ का। दूसरे बेरोजगारी और महंगाई को लेके भी है। जिस तरीके से बेतहाशा वृद्धि है डीजल पेट्रोल की, गैस के दामों की, इनकी भी जनता के बीच में चर्चाएं चलती हैं। और दूसरा जो एक चर्चा उभरी थी अभी बीच में कि फतेहपुर जनपद को एक समय हरिकृष्ण शास्त्री जी ने औद्योगिक प्रयास करके कताई मिल की स्टार्टिंग की थी और फिर यहाँ औद्योगिक बेल्ट घोषित किया गया, लेकिन वो औद्योगिक बेल्ट धीरे धीरे चरमरा गया है। तो स्थानीय स्तर पे जो मजदूर वर्ग था, जो कारीगर थे किसी चीज़ के, जो स्थानीय स्तर पर काम पा रहे थे, लक्ष्मी काटन मिल है, दो यहाँ पे इसी ज़िले की सीमा पे 2 फैक्ट्रियाँ इनकी चालू हैं। तो मजदूर वर्ग जो शोषित हो गया, वो ये सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, पूरी तरीके से औद्योगिक बेल्ट हताशा की ओर चली गई और गवर्नमेंट ने कभी इस पे कोई बात नहीं की। तो जो स्थानीय एक मजदूरों का बड़ा तबका यहाँ काम करता था और उनका आज भी, जैसे लक्ष्मी काटन मिल की आप तमाम बार देखे हैं, लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, उनका लाखों रुपए मजदूरों का बकाया पड़ा है, उस पर भी कभी प्रशासन या शासन ने कोई हस्तक्षेप खास तौर से नहीं किया, वो भुगतान आज भी। तो ये भी दर्द एक मजदूर वर्ग के बीच में यहाँ गूंज रहा है। तो ऐसे में किसानों का जो सबसे बड़ा आक्रोश है वो अन्ना जानवर को लेके है। कड़ाके की सर्दियों में लोग खेतों में चलते रहे, कई किसानों की जान भी गई। अब वो भले उसकी पुष्टि प्रशासन नहीं करे कि नहीं वो ठंड लगने से नहीं हुई, लेकिन कुल मिला के जो उनके साथ हादसे हुए रात्रि में खेतों के में, वो जानवरों की वजह से हुए। तो जानवरों के लेके एक बड़ा आक्रोश है किसानों में और उसका कहीं ना कहीं नुकसान सत्ता पक्ष को उठाना पड़ सकता है। सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। सीबी सिंह त्यागी जी हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि आप हिसाब से कौन से मुद्दे हावी रहे? देखिए, भदौरिया जी की बात से मैं सहमत हूँ। यहाँ प्रमुख मुद्दा जो है वो अन्ना जानवरों को लेकर है। विपक्ष का शाश्वत मुद्दा रहा है महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। देश की आज़ादी से लेकर आज तक विपक्ष के ये 3 मुद्दे तो निश्चित रहे हैं, जो भी पार्टी विपक्ष में रही है। लेकिन मुख्यतया जो मुद्दा है वो अन्ना जानवरों का है, जिससे किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है। लेकिन इस मुद्दे के साथ जो सत्ता पक्ष का मुद्दा है वो कानून व्यवस्था है, मुफ्त राशन, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना जैसी योजनाएं, और निश्चित रूप से जो नुकसान इस मुद्दे से, विपक्ष के ये अन्ना जानवर वाले मुद्दे से सत्ता पक्ष के प्रत्याशियों को हो रहा है, उसकी भरपाई जो है कानून व्यवस्था और मुफ्त राशन, मुफ्त राशन और ये किसान सम्मान निधि जैसी लोक लुभावन जो योजनाएं चल रही हैं सरकार की, उनसे उनकी भरपाई हो रही है। इसलिए प्रमुख मुद्दे जो हैं वो ये हैं कि जहां अन्ना जानवरों को लेकर के जनता में नाराज़गी है, वहीं मुफ्त राशन पा करके, किसान सम्मान निधि पा करके, उज्ज्वला रसोई गैस, इन सब को लेकर के और बिजली की निर्बाध आपूर्ति को लेकर के यहाँ जनता सत्ता पक्ष से खुश भी है। तो एक तरफ नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष को उनकी योजनाओं को लेकर के फायदा भी हो रहा है। तो मुद्दे ये तो एक आम कार्यकर्ता का दुख है, जो उसका दर्द है उसको मैंने शब्दों में पिरोने की कोशिश की। अंदर से हम टूटे टूटे फिर भी बाहर जुड़े हुए हैं। अंदर से हम टूटे टूटे फिर भी बाहर जुड़े हुए हैं।
कभी दोबारा पढ़ लेना तुम, हम तो कागज मुड़े हुए हैं। कभी दोबारा पढ़ लेना तुम, हम तो कागज मुड़े हुए हैं। जब आता चुनाव का मौसम, याद हमारी कर लेते हो। कहते मात्र तुम्हारे दम पर हम चुनाव में खड़े हुए हैं, लेकिन अंदर से हम टूटे टूटे फिर भी बाहर जुड़े हुए हैं। निष्ठा के उपदेशक जो हैं, ये जो नए नए नेता दल बदल कर आते हैं और कार्यकर्ताओं को निष्ठा का पाठ पढ़ाने लगते हैं, तो उन पर कार्यकर्ताओं का ये सवाल है, ये कहना है कि निष्ठा के उपदेशक जो हैं, कितने ही दल बदल चुके हैं। निष्ठा के उपदेशक जो हैं, कितने ही दल बदल चुके हैं। अपनी निष्ठा वे ही समझें, अपनी पर हम अड़े हुए हैं, लेकिन अंदर से हम टूटे टूटे फिर भी बाहर जुड़े हुए हैं। कभी दोबारा पढ़ लेना तुम, हम तो कागज मुड़े हुए। एक तरफ नुकसान हो रहा है, एक तरफ फ़ायदा हो रहा है। ये थे हमारे ज़िले के सीनियर पत्रकार, इन्होंने हमारे साथ जो है वक्त निकाला, बातचीत की और विश्लेषण किया कि आखिर जो है राजनीतिक परिदृश्य से इस ज़िले का जो है चुनाव किस हिसाब से देखा जा रहा है। अपने सहयोगी शुभम मिश्रा के साथ विश्वदीपक अवस्थी, युगांतर प्रवाह, फतेहपुर।